आपदा प्रबंधन समिति, विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति गठित हो चुकी है, वो 1 फीट आगे आगे बाकी अपनी जगह पर रहेगा। अगला पॉइंट है, जिनके विद्यालयों में एनडीआरएफ के द्वारा जिनके विद्यालयों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया, जैसे भर्ती उसमें है, तो जिनके विद्यालय में एनडीआरएफ द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, वो 1 फीट आ गया है। क्लियर सर? अब इसके बाद अगला कदम है, जिनके विद्यालय में एसडीआरएफ द्वारा नहीं अलग अलग है सर, एनडीआरएफ वाले अलग टीम है और एसडीआरएफ वाली अलग टीम है। तो किसी के हो सके कि किसी के एसडीआरएफ आए और किसी के एनडीआरएफ वाले आए, तो जिनके एसडीआरएफ वाले आए हैं वो भी 1 फीट आगे आ गया। अगला है, जिनके विद्यालय में सुसज्जित तो नहीं कहेंगे हम उसको, कंप्लीट फर्स्ट एड किट है, जिसमें जो मैं आपको सामान बता दे रहा हूँ, ड्रेसिंग बैंडेज, ठीक है, यानी बैंडेज, रोलर बैंडेज उसमें है, बीटाडीन उसमें है, सीजर उसमें है, बोझ के जाकर कुछ है तो नहीं तो पट्टियों से काम चल जाएगा। और इसके अलावा जो है, जैसे उसमें टैप होता है या थर्मामीटर है, क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जिसमें जो है थर्मल स्कैनर था और बहुत सारे एपरेटस थे जो होते थे, लेकिन जिनके विद्यालय में फर्स्ट एड किट है वो 1 फीट आ गया है। बाकी लोग अपनी जगह पे रहेंगे, इसमें कोई हेजिटेशन की कोई बात नहीं, जो वस्तुतः जो स्थिति है वो स्वाभाविक है और ऐसा कोई वो नहीं कि किसी ने हमें करना है, इसलिए वो अपनी जगह पे रहेंगे। फर्स्ट एड किट हो गया, जिनके विद्यालयों में उस फर्स्ट एड किट का उपयोग होता है वो 1 फीट आ गया है। लास्ट वाले जो अपने जगह पे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इनके विद्यालयों में मॉक ड्रिल का मतलब भूकंप से बचाव में बच्चों को क्या करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता हो। तो भूकंप और अग्निकांड जो कई बार हो जाते हैं, जैसे स्कूल में सिलेंडर का वो कैसे करना, इस तरीके का जो मॉक ड्रिल होता है बच्चों को समय समय पे दिया जाता हो, वो एक कदम नहीं 1 फीट आ गया है। अगला जो है, ठीक है सर, आप लेकर रहे जहाँ पे है, और अगला है कि जहाँ पर विद्यालय में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता रहा हो, या जागरूक किए जाने की परंपरा हो, यानी जो बहुत सारे बच्चों के लिए जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको अवेयर किया जाता हो, जैसे हिंसा के बारे में और जो दूसरे कानून बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में उनके लिए सचेतना का कार्य किया जाता है किसी भी माध्यम से, तो वो जो 1 फीट आ गया। अगला है, जिनके विद्यालय में कभी कोई घटना हुई हो, जैसे कभी कोई ऐसी वो आ गई हो, आकस्मिक कोई बच्चा चोटिल हो गया हो, या ऐसे कोई बच्चा अचानक बीमार हो गया और विद्यालय स्तर पर उसको पूरा रिस्पांस किया गया, वो लोग 1 फीट आगे आ गया। तो मुझे तो लग रहा है लोग ये जो ट्रेनिंग है इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यदि वास्तव में है तो फिर तो आगे आए, वरना वहीं पे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी जगह सब कुछ सही चल रहा है। किसी विद्यालय में कुछ ऐसे पोटेंशियल हजार है, जैसे कहीं पे जो है वायर है, हाई टेंशन है, या बिल्डिंग ऐसे ही बहुत जीर्ण हो रखी है और उसके लिए वहां पर कैपेसिटी बिल्ड कर रखी है, यानी इस तरीके से सचेत कर रखा है कि जो डिजास्टर होगा उसको मिटिगेशन करने के लिए पूरी कैपेसिटी बनाई गई, तो वो लोग 1 फीट आगे आते हैं। अगर वहाँ पे खतरे हैं और उसको खतरे को कम करने के लिए पूरी वो है, वहाँ की योजना बना रखी है, पूरा प्लान बना रखा विद्यालय, वो लोग 1 फीट आगे आ जाए। अगला जो पॉइंट है उसमें ये है कि जिस विद्यालय में ये जो
बच्चों को जानकारी होती है, जैसे पॉक्सो एक्ट है या इस तरीके से जो समय समय पर इस तरीके के समसामयिक इश्यूज पे बच्चों को जानकारी दी जाती है, वो लोग एक फीट आ गया। अगला जो पॉइंट है उसमें ये है, जिन विद्यार्थियों की अधिकतर विद्यालय में हाई स्कूल वाले तो जो है उनमें लेबोरेटरी तो है, और लेबोरेटरी में बच्चों को कई बार जो पता नहीं होता, वहाँ पर भी जो है वो कई बार केमिकल उनके ऊपर गिर जाता है या कोई और दूसरा खतरा हो सकता है। इस तरीके से प्रयोगशालाओं में उनको पहले से जो है उनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है या उनको समझाया जाता है कि आप जो जब भी लेबोरेटरी में जाए तो आपको इन प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। वो लोग एक फीट आगे आ गए। अब थोड़ा परिपेक्ष बदलते अब है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जनवरी में तो पूरी बर्फबारी तो हुई नहीं, ना बारिश हुई, और फरवरी में हुई। तो ये सीधा असर है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज जब होता है तो अचानक से जो है टेम्परेचर, गर्मियों में आप देखते हैं बहुत गर्मी बढ़ जाती है, और सर्दियों में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड, शीतलहर या गर्मी, जो गर्मी की गर्म वो चलती है, वेव चलती है, लू चलती है, तो उसके लिए जो जानकारी दी जाती है कैसे उसमें वो करना। बच्चों के लिए क्लाइमेट चेंज में जो एक एडाप्टेशन होना चाहिए, उनको तैयार करना मानसिक रूप से, और क्योंकि अब हमें उसके साथ जीना होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। एक कदम, एक फीट आगे। अगला है, जिनके विद्यालयों में जो सूचना तंत्र है, जैसे कई बार क्या होता है कि छुट्टी होनी है कल, और अचानक से आदेश जो आता है 6 बजे के बाद आता है, तो उस दिशा में क्या होता है कि हम लोग एक माध्यम होता है व्हाट्सएप, एक को कॉल तो कर नहीं सकते हैं। तो जिनके यहाँ पे ये तंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अगर डीएम साहब के यहाँ से या आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से जो चिट्ठी आती है और रात को 8 बजे आ रही हो, आपने वो चिट्ठी डाली हो, सवेरे 1 बजे स्कूल नहीं आएगा, मतलब वो जो आदेश है वो आराम से वहाँ पे सूचना पहुंच जाती है। तो जिनके यहाँ इस तरीके का नेटवर्क बन चुका है व्हाट्सएप का, वो एक बेटा है। यानी जो सूचना तंत्र है वो बिल्कुल कारगर है। अच्छा, वो दूसरे माध्यम से हो सकता है, लेकिन हमारा अपना बनाया जो सेटअप है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगला जो हमारे जो विद्यालय हैं वहां पर, जिनके विद्यालय बिल्कुल इस तरीके से कि चाहे भूकंप आ जाए और चाहे बाढ़ आ जाए, क्योंकि आपने देखा जब अभी कुछ 2 साल पहले जो है ना टिकोची में या आराकोट में कहीं बाढ़ आई थी, और वहां पे जो है इस तरह की घटना हुई थी, टीचर भी उसमें बाढ़ में बह गए थे और एक बालिका भी थी शायद ना। तो जिनके विद्यालय ऐसे खतरे वाले स्थलों पे हैं तो उनको छोड़ करके जिनके विद्यालय सेफ हैं और बिल्डिंग भी वहां पे ऐसे कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, वहां पे कुछ भी प्रभावित नहीं होने वाला, वो लोग 4 कदम आ गया है सीधे, तो 4 कदम नहीं 4 फीट आ गया। जिनके विद्यालय में बिल्कुल बिंदास होकर के पठन पाठन किया जा सकता है, यानी वहां पे कोई घटना भी हो जाए तो बिल्डिंग इतनी अच्छी बनी हुई है उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग 4 फीट आगे आ जाए। लास्ट है, जिनके विद्यालयों में जब ये बात आई स्ट्रक्चर की, इसके साथ साथ मेंटेनेंस प्रॉपर होता हो, जैसे बिजली का बल्ब लगाओ प्रॉपर, कहीं पे वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत ठीक कर दी जाती है, और इसके अलावा जो भी कमियां हैं वो बिल्कुल जो है एक समय से जो है उसको पूरा किया जाता है, और उसके लिए पर्याप्त फंड भी है, और उसका समाधान विद्यालय स्तर पर है। वो 5 कदम आ गया है। अब फंड वाले आ गया है, जिनके पास में पर्याप्त संसाधन है, यानी पैसा भी है और करने का एक रुझान भी है, तो दोनों चीजें जिनके पास है वो लोग आ गया है। और ऐसा ना हो एक विद्यालय के एक शिक्षक पीछे प्रधानाचार्य जी आगे, ऐसा ना हो, क्योंकि अरविंद भाई जी को वैसे ही चलता है। तो कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा तो है नहीं हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो हमारे जो विद्यालय हैं इसमें थोड़ा जगह का भी अभाव है, इससे आगे हम ले जा नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल जो है जो विद्यालय हैं जिनमें लगभग वो संसाधन है जो हमारे विद्यालय की व्यवस्था को तंदुरुस्त कर सकते हैं, जहां पर एक
स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए खास करके जो स्कूल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हम ज़्यादा तो नहीं ले पाए उसमें जो पैरामीटर थे, तो उसमें मेरे ख्याल 10 या 12 पैरामीटर पे जो खरे उतर रहे हैं, तो उसमें जो है हमारा जो विद्यालय कीर्ति इंटर कॉलेज है, GIC नेताला है और मुस्टिक सोड है, मनेरी है, कौन सा विद्यालय मुस्टिक सोड है और कीर्ति वही है और आपका उत्तरों है कीर्ति में बताइए आप कीर्ति में मैं भी कीर्ति में तो सब कीर्ति वाला एक ग्रुप बन गया ना, थोड़ा आप इधर वो देखेंगे कितने विद्यार्थी आपका नेता लोग है, दो चारों में दो और आपका मुस्टिक सोड वाला आप जगह कम होने ना एक स्कूल वाले एक स्कूल से आप अकेले साथ आ जाओ सर, जगह कम होने के कारण आगे बढ़े एक सब थोड़ा गैप ले लीजिए बीच में। मेरा थोड़ा घोबरा जी से निवेदन है, 5 विद्यालयों में जिनका एक मॉडल मानना है, जिन स्कूलों को हमने काफी हम एकदम तो नहीं कह सकते सब कर सकते, लेकिन जो विद्यालय लगभग एक मॉडल के रूप में, कीर्ति तो अपने आप में मॉडल है और मनेरी भी है, नेताला भी है और हर्षिल और कितने विद्यालय हो गए हमारे 1 2 3 मनेरी 4 और हर्षिल 5 6 हो गए। नहीं कोई बात नहीं, जगह तो सही है। इस तरीके अगर कोई अर्थक्वेक की कोई प्रॉब्लम तो वहाँ पे भागने के लिए पर्याप्त हो रख रहे हैं, इंटरफेयर रख रहे हैं कि जो भी चुनौतियां आए उनको मतलब उनसे कैसे निपटना है। तो ये हमारे जो भटवाड़ी ब्लॉक के 6 स्कूल हैं वो हमने उसमें चिन्हित कर दिए। अब एक गीत है सर हमारा, तो आप अभी तो हमारे शहर में जल की गुणवत्ता नापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं, अब सुनने में आया है। हमारे स्कूल के आसपास का जितना भी सीवर लाइन और जो हमारी पाइप लाइन है वो एक साथ जाती है, एक साथ, और उसी में हॉस्पिटल की लाइन जा रही है। कई बार वो पानी जो है सीपेज जो आता ऑस्मोसिस से सीपेज और घर में वो पानी आता है, वो बरसात में बच्चे बीमार होते हैं। तो बच्चा बीमार है, उसमें धैर्य नहीं है, उसमें आगे बढ़ने वाली बात है ही नहीं, मैं कुछ करूं, वो थॉटलेस इसलिए हो रहा है, मतलब कुछ करना लाइफ में बच्चा करता ही नहीं। कुछ भी खा लो, कुछ भी घूम लो, कहीं भी खा लो। शहर के आसपास मेरे स्कूल से छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद बिल्कुल सब जगह भोजन के वो स्टॉल लगे हुए हैं, सारे जंक फूड लगे हुए हैं। वो कभी इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि इससे मुझे क्या नुकसान पढ़ाई में होता है, इसलिए वो फेस नहीं कर पा रहा। आप हम सब जब थे तो ठंड वाली कोई बात भी नहीं, शायद कभी कोई चुस्ती और पहनते भी नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं था, बस एक चक्कर में स्कूल जा रहे और पढ़ लेते थे और एक लगन थी पढ़ने की। आज वो बात नहीं रही। बच्चा नशा कर रहा है क्योंकि आसपास ही मार्केट, वो नशा क्यों कर रहा है? वो विचार शून्य हो गया, उसको विचार ही नहीं, थॉट नहीं। थॉट क्यों नहीं है? क्योंकि भोजन प्रॉपर नहीं है उसका। तो मैं तो कहूंगा सबसे पहली बात सिक्योरिटी और सेफ्टी में अगर हमारा खाना अच्छा होगा तो जरूर सब अच्छा होगा। उस भोजन से हम लोग अलग हो चुके हैं और इसके लिए जरूरी है कि पहले हमारे स्कूल में ऐसी लैब बने। मैं तो आपसे कई बार मिला हूं, जैसे पानी की जांच हो, जिसमें उसकी भोजन की जांच हो, जो खाना वो खा रहा है उसकी प्रॉपर्ली जांच हो। वो सिर्फ वहां भात छकता है, बस थाली आया उसने खाना खाया, लेकिन वो खाना नहीं, वो खाने से उसको कुछ नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, वो उसकी लाइफ स्टाइल में है ही नहीं कि पेट भरना रहे। और माँ बाप का मकसद क्या, बच्चे पढ़ाओ, बच्चे मारो, खाना खाओ। वो बच्चा आज कहीं से भी मजबूत नहीं है। तो अगर हम सिक्योरिटी की तरफ डरेंगे, उसको अन्य की तरफ सिखाएंगे, पहले उसका खाना, और खाने से भोजन के बाद उसका जो अन्न है उसका मन बनेगा, और मन जब मजबूत होगा तो जरूर वो पड़ेगा और वो छोटी मोटी समस्याओं से अपने आप को बचा भी सकता है। भोजन नहीं है उसके अंदर आप देखते हैं उसकी जो क्षमताएं हैं रोग से लड़ने की वो भी खत्म हो गई। तो सबसे पहली बात हमारी मिड डे मील किचन है, बच्चे को हमारे कोर्सेज में सब आते हैं आए कैसे वो अपने भोजन की जांच कराए, कैसे हमारे बच्चे छोटे लैब हो जहां हम जाए फिर दाल को चेक कर ले कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, या हमारे मसाले बाजार से ले रहे हैं 1 मिनट में चेक हो जाए इसमें क्या समस्या है, या ऑयल हम जो खाते हैं वो चेक करें। तो उससे बच्चे के अंदर मजबूती आएगी और खाने से ही उसका जीवन स्टार्ट होगा, फिर हम अन्य बातें कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन आदरणीय सेवा जी ने यहाँ पर रखा और बहुत ही प्रेरणादायी है।
वैसे तो इस सुरक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा पर जो एक फोकस किया जा रहा है, तो इसी से संबंधित मैं 2-4 बातों का भी यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। कि एक तो जैसे विद्यालय में शौचालय है, अब तो लगभग हमें लगता है कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जिस विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था न हो। लेकिन शौचालय तो है बने, लेकिन उसमें हमें जो कुछ कमी नजर आती है, वहां पर पानी की उचित जितने आपूर्ति होनी चाहिए थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऐसी व्यवस्था और ऐसी आपूर्ति बहुत कम जगह हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसे हम अपने घरों में कीटाणुनाशक या अन्य चीजों का वहां पर उपयोग करते हैं, तो विद्यालयों में ऐसा कुछ नहीं कि ब्रश नहीं होकर रखा हुआ और हार्पिक नहीं होगा और अन्य चीजें उसमें नहरें की रखी हुई, और उसकी सफाई का नियमित रूप से पालन नहीं होता है या व्यवस्था देखी जाती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। और दूसरी चीज, जो पानी पीने का पानी है, टैंक तो बने हैं, लेकिन मैं अपने विद्यालय की बात करना चाहूंगा कि 2 टैंक है, कई बड़े बड़े टैंक है, लेकिन उनके ढक्कनों को कभी हटाया नहीं गया है। मैं कई बार अपने प्रधानाचार्य से कहता हूँ कि कभी इनका ढक्कन हटा दिया करो, सीमेंट के बड़े बड़े ढक्कन है, हो सके वहाँ कोई कीटाणु या छिपकली मरी हो। तो ऐसी स्थिति बहुत सारी जगह आती है। एक पहले थे उत्तरकाशी में कोई डीएम था, वो 2-3 विद्यालय में गए, उन्होंने वो टंकियों का ढक्कन हटवाया, तो वहाँ कीड़े मकोड़े और छिपकली आदि ऐसे जंतु जो है, जीव जंतु वहाँ पर पड़े थे, सड़ी हुई हालत में थे। तो उसका भी दुष्प्रभाव जो उस पानी को पिएंगे उन पर पड़ता है। और अन्य बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, लेकिन जिन बच्चों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये राष्ट्रीय स्टेट तक जाए, वहाँ प्रतिभा करें या कोई भी जो हमारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन उन बच्चों को क्या उनके लिए हम कितनी उनके लिए उनकी एनर्जी या उनका अच्छा पोषक आहार मिलना चाहिए, तो इसकी कोई खबर या कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ बनने की हैं, क्यों नहीं किए? यहाँ तक कि बच्चे जाते हैं और टीचर्स को मतलब ऐसे अपनी व्यवस्था करके ले जाना पड़ता है। मामूली से उनका किराया भी यदि विद्यालय से या विभाग से मिल जाए कोई गनीमत है। तो अच्छा खाना कि भाई बच्चा, हम तो चाहेंगे बच्चा 5,000 मीटर की दौड़ में जो फर्स्ट आ जाए, लेकिन वो किस परिवेश में रह रहा है, वो उसका खान पान कैसा है, इस बात की हम कोई परवाह नहीं करते हैं। एक उदाहरण मैं देहरादून का दूंगा। मेरी बेटी पढ़ती थी वहाँ, उनके विद्यालय की एक लड़की खूब अच्छी रेसर थी और 3,000 मीटर की रेस दौड़ी, और वो दौड़ते दौड़ते लास्ट में जो है वो मूर्छित हो गई और उसकी डेथ हो गई वहीं पर। तो ये चीजें भी हमारे विभाग को, हमारे बुद्धिजीवियों को, जो हमारे शिक्षाविद है या जो इस ऑर्गेनाइज कर रही है कार्यशाला, तो ये सुझाव तक जाना चाहिए। और रही बात आपने जिक्र किया कुछ प्राकृतिक घटनाओं का या विद्यालय से संबंधित, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मोरी इंटर कॉलेज में 4-5 साल पहले की बात है, और वहां पर क्या होता है कि तत्काल हमारे विभागों में नया जाता है इसकी कल जो है इसकी तैयारी करो, वहाँ 4 बच्चे भेजोगे। तो वहाँ भी कोई ऐसा कोई विज्ञान का कोई कार्यक्रम के लिए कुछ टीचर्स को ड्यूटी लगा दी गई, और विज्ञान के टीचर वो शायद फिर लास्ट पीरियड में उन बच्चों को तैयार कर रहे थे कि भाई कल हमने ले जाना है, परसों ले जाना है। अब कुछ लास्ट पीरियड की बात है, तो ये घंटी खाली रह गई। अब घंटी खाली रहेगी तो बच्चे तो खेलते कूदते हैं, और लास्ट में विद्यालय का जो प्रधानाचार्य वो सोचते हैं छुट्टी होने वाली है, उसमें लास्ट पीरियड में क्या व्यवस्था लगाना है। वो बच्चे खेल रहे हैं, जैसे हमेशा खेलते हैं, खाली घंटे रहते तो खेलते हैं, 2-4 बच्चे खेल रहे थे। अब वो एक ने जो है धक्का मारा होगा, उसका सर दीवार पे लगा वो बच्चा वहाँ पे मूर्छित हुआ। और जब विद्यालय के टीचर्स लोग सब इकट्ठे हुए होंगे, उस बच्चे को उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाते तो वहाँ का जो हॉस्पिटल है उन्होंने कहा ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसको तुरंत ही देहरादून ले जाओ ताकि इसका सुधार हो सकता है। जैसे वो वहाँ से जरमोला धार तक पहुंचे तब तक उस बच्चे की डेथ हुई। और उसमें क्या हुआ कि जो प्रधानाचार्य जिस टीचर्स की वहाँ जिसका पीरियड था, उन तीनों पर जो है कार्रवाई हो गई। वो तो हम संगठन के सामने जो बात आई तो हमने उनका बचाव किया। भाई विभाग से तो जो है लास्ट पीरियड में इस प्रकार का ये आता है तो थोड़ा इन्वॉल्व हो गए, और छुट्टी होने वाली थी तब तक बच्चे आप जैसे खेलते हैं
तो ये भी एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो इसका भी मैं आप जो हमारे सभी शिक्षक साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी भी जो आपका पीरियड होता है या कभी व्यवस्था लगती है, कभी अचानक है बच्चे तो खेलते बच्चे नादान होता है, उनके नहीं लगता कि भाई खोपड़ी का चीज के लग गया कुछ हो गया। तो जब ये कोई घटना घट जाती है तो लेने का देना टीचर्स को या प्रिंसिपल को पड़ता है। इसी प्रकार की घटना दूसरी जैसे उन्हें नोटिस अभी उल्लेख कर रहे थे, कहीं बाढ़ आती है कहीं कुछ होता है। तो 2015-16 की बात है, गुंजा गाँव में उन्हें कि वो शायद पता होगा, स्कूल 2 बच्चे स्कूल पहुंचे भी नहीं थे। गुंजा गाँव की बात है, बरसात के सीजन की बात है, अगस्त महीने की बात है। तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, अब बीच में नदी नाला खाला पड़ता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि वो थोड़ा छोटा कोई पुल रहा हो, बहुत फेरा का रास्ता था, तो वो बच्चे उधर में जा करके पानी से निकले और बच्चे दोनों जो है उसमें तेज बहाव में बह गए। तो एक बच्चा तो जैसे तैसे करके किनारे लगे, वो बच गया था। दूसरा बच्चा कम से कम 25-30 मीटर दूर बह गया और पानी के बहाव में कहीं थोड़ा दब गया और उसके नाक मुंह से जो है पानी भर गया और उस बच्चे की वही डेथ हो गई। अब जब ये बात पब्लिक में आई, पब्लिक ने वहां से हल्ला मचाया। अब उसमें इतने देखो, वो तो ये हुआ कि स्कूल में बच्चे पहुंचे नहीं थे, प्रेयर होने से पहले ये घटना घटित हुई। यदि बाहर थे बच्चे स्कूल आ गए होते या जैसे बच्चे भागते ही और बच्चे स्कूल से भाग गए और तब ये घटना घटती, तो तब देखो टीचर्स की या विद्यालय प्रिंसिपल की या विद्यालय प्रशासन की क्या स्थिति होती। अब उसमें वो हल्ला हुआ तो पब्लिक भी आई, पब्लिक ने भला किया, टीचर्स भी आए, उन्होंने अपनी वो की होगी कोशिश की कि भाई जब यहाँ पे पुल लगना चाहिए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर्स भी वहां पर थे। अब प्रशासन, जिला प्रशासन ने क्या किया, उनके जो ये SDM तहसीलदार वगैरह उन्होंने कहा कि या टीचर ज्यादा बोल रहे, उन्होंने 3 टीचर के खिलाफ जो है रिपोर्ट कर दी कि इन्होंने गांव वालों को भड़काया या इनकी लापरवाही से कुछ, जबकि टीचर्स को लेना देना नहीं। तो उन पे कार्रवाई, उनकी वेतन रोकी गई। तो उनका वेतन बहाली की वो हमने करवाई थी ED साहब से, पौड़ी से। हमने कहा सर आप ये देखिए स्कूल लगा नहीं है, अब बच्चे स्कूल आ रहे थे और तब घटना हो रही थी, स्कूल आए होते बच्चे या बीच में भागते तब क्या स्थिति होती। तो उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत है टीचर के खिलाफ ये निराधार है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, हमने उनको वहां से बाहर कराया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है। और अन्य भी जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे बरसात की बात हो या बर्फबारी की बात हो, तो ये ऐसा नहीं कि केवल हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, हमारे टीचर से भी असुरक्षित हैं। तो जिला प्रशासन को या हमारे विभाग को या सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और जो वास्तविक ऐसे नहीं कि केवल खाना पूर्ति, मुझे तो ये लगता है कि हम होते भी हैं कि जहाँ पर केवल खाना पूर्ति वाली बातें वो हमको नजर आती, तो हम प्रशासन के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। यदि वास्तविक पीड़ा है सरकार को या विभाग को, तो इसमें बुनियादी सुधार होना चाहिए और बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, तभी हमारे विद्यालय या बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। मैं न ज्यादा कहते हुए अभी तो हमें मुझे पूरे आज का क्या शेड्यूल है, क्या उसका दायरा क्या है, तौर पे इस विषय को वर्णित किया जा सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी में हम ये चीज ले सकते हैं कि आने वाले खतरों से बचाव विद्यालय के बच्चों, अध्यापक और मानवीय संसाधन प्लस भौतिक संसाधन का कैसे किया जा सकता है, ये हम सिक्योरिटी में ले सकते हैं मोटा मोटा। एंड सेफ्टी के बाद उस वक्त जो नॉर्मल डे में विद्यालय चल रहा है, उन दिनों हम क्या सुरक्षा करें कि आने वाली किसी भी अचानक परिस्थिति में हम अपने छात्र छात्राओं, उस मानवीय स्टाफ और उस मानवीय स्टाफ की कम से कम सुरक्षा कर सके, चाहे वो बच्चा है, चाहे बाल है, वो कोई भी है, उसकी सुरक्षा कर सके। और यहाँ पर इस संदर्भ के लिए जहां पर हम सिक्योरिटी की बात करें, आपका विद्यालय भवन सबसे पहले वो सुरक्षित होना चाहिए। विद्यालय कहां पर है, उस जगह की भौतिक स्थितियां, वहां पे परिस्थितियां, वो मौसम कौन से हैं जिस मौसम में ज्यादातर मानवीय और मतलब हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है, उन चीजों को कैटेगराइज करके विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति तो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी में अभी ये बात विद्यालय अभी आता है, हम जो हमारी किट के संदर्भ बात है उस हम बाद में देंगे। वो चीज हमारे पास विद्यालय में नॉर्मल विद्यालय भवन अच्छा होना चाहिए, अगर है तो ठीक, नहीं है तो उस संदर्भ में भी पहले भी कार्य योजना बनी हुई होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रह सकते। इसमें मैंने जरा थोड़ा ये देखा है कि यहाँ पर मैं जो अभी सोच रहा था कि आने वाला विद्यालय जो
यहाँ पर विद्यालय भवन, उसमें विद्यालय के संदर्भ में जब सुरक्षा की बात आती है तो हमको ये देखना है कि रात्रि चौकीदार विद्यालय में नहीं होते हैं। उस संदर्भ में विद्यालय भवन, विद्यालय के सामानों की सुरक्षा भी ये विद्यालय सिक्योरिटी में आना चाहिए मेरे हिसाब से विषय। दूसरा, और हमारे जो आजकल विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस है, बहुत महंगा सामान है, उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो हमको भारत सरकार ने शिक्षा विभाग ने जो चीज दी है उसकी भी सुरक्षा भी ये विद्यालय में आती है। दूसरी बात है, अब विद्यालय सेफ्टी में हम ले सकते हैं सुरक्षा। सबसे पहले विद्यालय छात्र जीवन की सुरक्षा, स्टाफ की सुरक्षा है। दूसरा बात हम इसमें ले सकते हैं, आपके विद्यालय में जो हमारे छात्र छात्रा हैं, अचानक उनको कोई भी मतलब हमको लगता है जो एनीमिक है या कुछ भी है, उनके रोगों से उनकी सुरक्षा उस संदर्भ में ले सकते हैं। आपदाओं के संदर्भ में कि जो भी हमारी आपदाएं हैं, जैसे यहाँ उस क्षेत्र में अतिवृष्टि होती है या वहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है या फिर अभी आपको लगता है वहाँ भूकंप का ज्यादा खतरा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और वो मुझे लगता है उन मौसम, उन समय का चुनाव विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जिससे विद्यालय में पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। और मेरे हिसाब से लगता है अप्रैल और मई बेस्ट टाइम होता है ट्रेनिंग देने का उस वक्त, क्योंकि आगे जुलाई अगस्त में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसके लिए पहले से हमें तैयार रहना चाहिए। और इसमें खासकर हमें जो विद्यालय के समय भूकंप से सुरक्षा और इस तरह तेज बरसात वगैरह से सुरक्षा के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात है, प्रार्थना सभा में पढ़ानाचार्य कोई विषय हर रोज बच्चों को इस बारे में बताए कि मतलब आपको किस तरह आपको मतलब आपदाओं से सुरक्षित रहना है। हर रोज लगभग कम से कम या हफ्ते में 2-3 दिन का किसी भी अध्यापक को नियुक्त कर दें, इस बारे में जरूर बोले। और विद्यालय भवन में कई बार बच्चे विद्युत उपकरणों से सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बिजली के वो सामान वगैरह, बिजली के हाई पावर लाइनें भी टूटी हुई रहती है, उसमें कोई भी बच्चा चिपक सकता है और उस वक्त करंट से अगर कोई दुर्घटना होती है तो सभी को इसको भुगतना पड़ेगा और उसमें फिर सारा स्टाफ इसमें समाहित हो जाएगा, उसमें कोई भी केस हो सकता है किसी भी, इसमें भी सुरक्षा का। और विद्यालयों में मैं अनुभव करता हूँ अपने क्षेत्र में लड़कियों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो उसमें वैज्ञानिक रूप से आपको पता है टीनेजर्स लड़कियां हैं, उसमें प्रत्येक एक जो महिला स्टाफ टीचर्स को 100% रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कम से कम 2-3 टीचर्स महिलाओं को तो जरूरी दिया जाना चाहिए ताकि वो एक अस्पताल जाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा उन्हें आ जाएगा। लड़कियों का मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो विद्यालय सेफ्टी में इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और हम कोई और दवाइयां उनको नहीं दे सकते, उससे कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो महिला स्टाफ को हर साल कम से कम 1-2 महिलाओं को समग्र शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य विभाग के किसी डॉक्टर या नर्स वगैरह के माध्यम से जरूर सिखाया जाना चाहिए। और किशोर अवस्था में जो बदलाव वोमेन्स में होते हैं, लड़कियों में होते हैं, उसके संदर्भ में तो एक कार्यशाला है लड़कियों को तो आयोजित मतलब वो 100% होनी ही चाहिए, मेरा तो ये मानना है, वो जरूरी भी है क्योंकि विद्यालय में उसको डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी करिकुलम में है और लड़कियों को अलग से इसका ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए और इसके लिए जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके प्रशिक्षकों को, एमडीज को बुला के लड़कियों की काउंसलिंग की जानी आवश्यक है। मोबाइल और मोबाइल कंटेंट से सुरक्षा ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्लस फिशिंग जिसे बोलते हैं, बैंक आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी करना, इससे भी सुरक्षा के संदर्भ में बच्चों को समय समय पर जागरूक करना चाहिए। फिशिंग मैं कई बार देखता हूँ हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि जियो मतलब कोई भी कंपनी का कि वो कंपनी ऑफर दे रही है और इसी ऑफर को मतलब वो फॉरवर्ड करते रहते, जबकि उन्हें पता नहीं है साइबर क्राइम वाले इन्हीं चीजों को ज्यादा वो करते हैं कि जियो 1000 का वाउचर दे रहा है, आपकी लॉटरी लगी है। ये आपकी सूचनाओं का, पैन कार्ड का, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल और आपकी सुरक्षा को निकालने का एक तरीका होता है ताकि वो कभी भी आपके अकाउंट में आपकी पर्सनल जानकारियों को हैक करके भविष्य में आप उसका फायदा उठा सके, आधार कार्ड का एक्सेस प्राप्त कर सके। ये फिशर्स का काम होता है जो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के
जो डार्क वेब है, जो डार्क वेब से संबंधित लोग हैं, डार्क वेब का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरनेट का वो स्वरूप जो क्राइम के लिए प्रसिद्ध होता है उसे डार्क वेब बोलते हैं। और जो भी बच्चे इसमें इंगेज हैं और वो डार्क वेब से अपने समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, और वो एक डार्क वेब से जुड़े हुए लोग बच्चों को आपके समाज में ऐसे मैसेज भेजते हैं ताकि वो आपके आधार कार्ड और बैंक और आपके घर परिवार सबकी सूचनाएं हैक कर लें। और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा, बच्चे और अध्यापक भी इसमें सबसे ज्यादा इनके जाल में आ रहे हैं। इनसे सुरक्षा देने के लिए भी कभी हमारे साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट जो पुलिस विभाग के भी, उनको भी विद्यालय में आमंत्रित करके इस बारे में बच्चों और समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। और महिला टीचर के बारे में उनको जरूर प्रशिक्षण देना चाहिए विद्यालय सुरक्षा के बारे में। और विद्यालय में जहां अभी किट के बारे में डॉक्टर नौटियाल ने बताया, विद्यालय में जो स्वास्थ्य किट है उसके लिए ये सरकार के जो शैक्षिक सत्र में 2 बार किट आनी चाहिए, क्योंकि एक्सपायर होती है 3-3 महीने में दवाई अगर एक्सपायर होती है तो 4 में कम से कम 2 किट तो आनी चाहिए। और उसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ एक विचार विमर्श करके कि कौन कौन सी दवाइयां विद्यालय में टीनेजर्स और छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है, उनकी एक लिस्ट बना के वही दवाइयां खरीदी जानी चाहिए। और प्रत्येक 3 महीने बाद ये जांच की जानी चाहिए कि जो एक्सपायर्ड दवाइयां उन्हें नष्ट कर दी जाए और खरीदी जाए। इसके बारे में चाहे तो अस्पताल से शिक्षा विभाग एक MOU साइन करके वही विभाग प्रोवाइड करे, खरीदने की जरूरत भी ना पड़े, स्वास्थ्य विभाग से ही वो मिले हर विद्यालय को, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। और क्या होगा कि हमें हर महीने में या मतलब अगर अप्रैल में एक किट हमें अप्रैल में मिल जाए, 1 अक्टूबर में मिल जाए, इस तरह होना चाहिए। उसमें क्या होगा कि उस किट में सारी चीजें होंगी और अपनी तरफ से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयां वहां पर विद्यालय में लग सकती है और वही लगेगी, और अपनी तरफ से हमको कोई उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसमें तो बहुत व्यापक विषय है, ज्यादा चर्चा की जा सकती है, लेकिन विद्यालय सुरक्षा में सर्वप्रथम यही बात है कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि छात्र छात्राओं को किसी अचानक आने वाली परिस्थितियों से हम छात्र मतलब बच्चों के जीवन का और अपने स्टाफ के जीवन का बचा सकें। धन्यवाद। तो आपकी फर्स्ट एड किट की बात करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एड किट मुझे लगता है सबको मालूम है। और फर्स्ट एड किट में बेसिकली बैंडेज होता है, कॉटन होता है, एक एंटीसेप्टिक होती है, 2-4 दवाइयां जो हम बच्चों को दे सकते हैं, उसकी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं। अगर साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो छोटी मोटी चीज उसमें रखी जानी चाहिए। रही दवाई की बात, तो उसके रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि आपने दवाई कब ली, उसका मैन्युफैक्चर डेट आपको मालूम होना चाहिए, और प्लस एक्सपायरी। अगर दवाई एक्सपायर हो गई तो दवाई बच्चे को नहीं देनी। तो रही बात फर्स्ट एड किट की। जो सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में बताना चाहता हूं मैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सुरक्षा एवं बचाव, दोनों पर चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है ट्रेनिंग में सुना था कि हम जब सड़क पे चलते हैं तो हमें किस ओर चलना चाहिए, लेफ्ट और राइट? राइट है कि नहीं? राइट में, ये तो बात बता रहा हूं मैं आपको, है पता नहीं है, पर हमको इस चीज को रिपीट करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि हम तो वॉक ऑन लेफ्ट, लेकिन हम राइट में क्यों चलेंगे? देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि मैं कहां चल रहा हूं, लेफ्ट में। गाड़ी कहां चल रही है, लेफ्ट में चल रही है। अब मैं गाड़ी को देख पा रहा हूं, गाड़ी मुझे हिट करेगी नहीं करेगी, तो मैं अपना का बचाव नहीं कर सकता। तो मुझे कहां चलना चाहिए, राइट में। गाड़ी कहां से निकलेगी, लेफ्ट में। और राइट में चलूंगा तो सामने वाली गाड़ी मुझे क्या होगी, दिखाई देगी। तो एक रोड सेफ्टी के बारे में बताना चाह रहा हूं, और इसकी जानकारी मुझे लगता है कि हमें रिपीट करनी चाहिए और बार-बार बच्चों को बताना चाहिए। तीसरी बात, जैसे सर ने कहा आपदा की बात, तो आपदा की पर शायद हम उस स्तर पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारे नोटियाल जी है तो उनके संबंध बड़े अच्छे हैं। तो एक सुझाव बार बार दिमाग में आता है कि जितने भी कोई डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम, पोलियो हो गया टीचर्स करेंगे, मतलब सारे प्रोग्राम कौन करेंगे, टीचर। अब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। अगर नोटियाल जी अगर आप चीज को समझेंगे तो प्लीज इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप आपदा की बात की जा रही है, आप सड़क में चल रहे हैं, अचानक लैंडस्लाइड हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, बहुत सारे पेड़ नीचे आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब रीजन क्या है, लैंडस्लाइड हो रहा है, पर रीजन क्या है, उसके पीछे कोई जा ही नहीं रहा।
सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये टोटली क्या है, पाइन ट्रीज है। अगर हम पाइन ट्रीज की पत्तियों की तरफ देखें, पत्तियां कैसी है, थॉर्न टाइप पत्तियां, आटानुमा। रीढ़ के जो पौधे होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो सोयल होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत क्या होती है, वीक होती है, कमजोर होती है। तो सबसे पहले हमको इस प्लांटेशन को चेंज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है। वो कैसे, सिंपल सी बात है, मान लो एक पहाड़ है, इसकी चोटी में जाइए, वहां एक पार्टिकुलर एरिया में डिफॉरेस्टेशन कर दी। ये कौन करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। अब रही पानी की बात, तो बरसात में वहां पे क्या बनाई जाती है, बड़े बड़े टैंक बना दिए, 2 व्यक्ति मानदेय के आधार पर रख दिया गया वहां पे। अब जब वहां पे आप कीड़ के पेड़ हटा देंगे, तो वहां पे क्या लगाना आपने, बांज और बुरांस लगाना। और जब बांस और बुरांस लगे, 2 आदमी अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, वो उनमें पानी डालेंगे 6 महीना या साल भर, उसके बाद पौधा अपना हो जाएगा। तो उस पार्टिकुलर एरिया में जब बांस और बुरांस होगा, तो बांस और बुरांस ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और एक बांस का पेड़, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट, एक जो बांस का पेड़ होता है वो एक दिन में 72 लीटर पानी देता है, 72 लीटर एक बांस का पेड़। तो अगर धीरे धीरे कार्य को अगर किया जाए तो क्या होगा, तो हमारे जल के पुराने स्रोत हैं वो क्या हो गया, जीवित हो जाएंगे दोबारा, और हमको स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाए। तो ये इतने कहना चाहूंगा मैं। हो सकता है नोटियाल जी थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे आप डीएफओ साहब से, अगर इसमें पहल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो पानी की सुविधा है ना, बार बार हाइजीनिक बात करते हैं हम लोग, है ना, गंदगी हो रही है, तो गंदगी को साफ करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उनको बचाया जा सकता है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर सकता है, हमारे स्तर के तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें प्रयास किया जाए तो आई थिंक दैट इन कमिंग फ्यूचर वी विल गेट कलरफुल रिजल्ट फॉर दिस। ओके, थैंक यू। फर्स्ट एड को लेके कि हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट एड किट ना, तो हम लोग जनरली भाई वो कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, बच्चे की कट फट लग गया, जलना है, उसके हम कोई ट्यूब दे देंगे या एंटीसेप्टिक हम रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, पीसीएम का भी, हम पैरासिटामोल का भी हमको पता है कि हाँ भाई जनरली हम दे देंगे बच्चों को, लेकिन कुछ चीजें हमको भी एक डॉक्टर के डायरेक्शन में हमको पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर दर्द, पेट में दर्द तो कई चीजों की वजह से हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने भाई बच्चे के पेट दर्द गैस की वजह से हमने उसको कोई पेंटॉक्सी दे दी या बहुत सारी गैस की दवाइयां आती है वो दे दी। इस मामले को लेकर मैं चाहूंगी कि टीचर्स का, अगर टीचर्स को दवाइयां प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट एड किट देना है, तो मुझे लगता है विभाग की तरफ से कि टीचर्स का एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ चीजों के बारे में हमको पर्टिकुलर दवाइयां दी जाए कि हाँ अगर ऐसी चीज हो रही है तो हमको एक चीज देनी चाहिए। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि गर्ल्स को लेके महिलाओं का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है कि बच्चे एडोलेसेंस उसमें जाते हैं, हमारे प्रोग्राम भी होते हैं इस चीज को लेके। लेकिन ये कि पर्टिकुलर अगर ट्रेनिंग हो रही है तो हम लोग भी उस चीज का ज्यादा नॉलेज है, उस चीज को हम बच्चों को भी दे पाएंगे। सभी को सुप्रभात, प्रणाम, सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस गीत के साथ मैं एक लाइन अभी मुझे मिला है, बहुत अच्छी आवाज मेरी भी नहीं है, पर गीत है तो गाने के लिए है, और मैं एक लाइन बोलूंगी तो आप फिर उसको दोहराएंगे। स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित, स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित। खिड़की दरवाजे हवादार सारे, खिड़की दरवाजे हवादार सारे, मस्ती में पढ़ने के होंगे नजारे, मस्ती में पढ़ने के होंगे नजारे। स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित। दिल की बात कहने की होगी आजादी, दिल की बात
होकर हम होंगे शिक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित। दिल की बात कहने की होगी आजादी, दिल की बात कहने की होगी आजादी। अच्छी आदत से हम बनेंगे फौलादी, अच्छी आदत से बनेंगे हम फौलादी। अच्छे और बुरे का हम भेद जानेंगे, अच्छे और बुरे का हम भेद जानेंगे। हाँ को हाँ, ना कहना सीखेंगे, हाँ को हाँ, ना कहना सीखेंगे। स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, स्कूल हमारा होगा सुरक्षित। रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित। समुदाय शिक्षक बच्चे सब होंगे साथ, समुदाय शिक्षक बच्चे सबका, समुदाय शिक्षक बच्चे सबका होगा साथ, समुदाय शिक्षक बच्चे स्वच्छता सुरक्षा में मिलके बढ़ेंगे हाथ, स्वच्छता सुरक्षा में मिलके बढ़ेंगे हाथ। स्कूल हमारा होगा सुरक्षित, हमारा होगा सुरक्षित। रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित, रक्षित होकर हम होंगे शिक्षित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम के लिए जरा एक बार जोरदार ताली।